इंदु और श्रीकांत जी की बेटी छवि की शादी अभिनव के साथ हुई थी। अपनी बेटी की शादी के बाद इंदु और श्रीकांत जी बहुत खुश थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था अर्णव। इंदु, श्रीकांत जी और अर्णव तीनों ही छवि को बहुत प्यार किया करते थे। शादी के बाद अब छवि अपने ससुराल में अपने पति अभिनव के साथ रहती थी। छवि के मायके में। देखो छवि बेटा, अब तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। तुम भी कोई जॉब ढूंढना शुरू कर दो। अरे ये क्या सिखा रहे हो अपनी बेटी को? वो अपना घर संभालेगी या नौकरी करने ऑफिस जाएगी? अरे मैंने क्या गलत कह दिया? इतनी पढ़ी लिखी बेटी है मेरी, और मैंने तो अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे लगता है उसे जॉब करना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। क्यों छवि बेटा, तुझे ससुराल में कोई परेशानी है क्या? अभिनव तेरा ख्याल नहीं रखता? नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुन लिया आपने? अरे जब बेटी को कोई परेशानी नहीं है, वो ससुराल में खुश है, सारी सुख सुविधाएं उसे मिल रही है, तो फिर क्यों उसे नौकरी करने के लिए कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं समझती हो, वक्त का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। और छवि ने पढ़ाई लिखाई की है, उसे उसका जिंदगी में कोई तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना। अरे लेकिन अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। अभी से ये ऑफिस चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? अपना घर कैसे बनाएगी वो? तो क्या जो लड़कियां नौकरी करती है वो घर नहीं संभालती? देखो बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। पापा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, अभिनव से मैंने एक बार कहा भी था, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि मैं जॉब करने जाऊं। बेटा, अभिनव तुम्हारा पति है, उसकी बात मानना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना करियर बनाना भी जरूरी है और तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें मत सिखाओ। चलो थोड़ी देर में दामाद जी भी आते होंगे, उसे अपने ससुराल जाना है। छवि बेटा, तुम अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। तेरे पापा ना कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद छवि के ससुराल में। छवि, आज मेरी छोटी बहन प्रियांशी आ रही है, वही जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कुछ अच्छा सा बना लेना खाने में। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए ना अभिनव, क्या बनाना है? मेरी बेटी को छोले की सब्जी बहुत पसंद है और छवि सब्जी अच्छी होनी चाहिए। अब वो जॉब करती है, वैसे तो कुछ अच्छा खा नहीं पाती, यहाँ आएगी तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। वैसे मम्मी जी, मैं छोले की सब्जी बना तो दूंगी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे ये सब खाना बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है छवि? खाना बनाना नहीं आता? अरे तुम हाउसवाइफ हो, अगर खाना बनाना नहीं आता तो और क्या आता है तुम्हें? अभिनव, आप तो जानते हैं मैं हमेशा से पढ़ाई लिखाई करती आई हूँ, घर में कभी कुछ काम नहीं किया, और पापा तो हमेशा चाहते थे कि मैं भी जॉब करूँ, तो बस इसलिए इन सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अब तो तुम हाउसवाइफ हो ना, तुम्हें घर का काम अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। अब मेरी बेटी प्रियांशी की बात कुछ और है, सारा दिन लैपटॉप के आगे लगी रहती है। वो घर का काम ना करे तो समझ में भी आता है, लेकिन तुम्हें तो करना ही पड़ेगा ना। शायद पापा उस दिन ठीक कह रहे थे, जो लड़कियां जॉब नहीं करती उन्हें घर के काम करने ही पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये घर भी तो मेरा ही है। अगले दिन प्रियांशी के आने के बाद। प्रियांशी, देखो मैंने छवि से तुम्हारे लिए स्पेशल सब्जी बनवाई है। क्या बात है भाभी, दिखने में तो सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। आई होप टेस्ट भी अच्छा होगा। वो क्या है ना प्रियांशी, मुझे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह जॉब करना चाहती थी, तो आई डोंट नो कैसी बनी है, तुम खाकर देख लो। तुम अपनी तुलना हर बार मेरी बेटी से क्यों करती हो? अरे नौकरी करती है वो, इतना बड़ा पैकेज है उसका, और तुम हाउसवाइफ हो। अगर तुम्हें ढंग से सब्जी बनाना भी नहीं आएगा तो क्या मेरी बेटी को आएगा? वैसे भाभी, मम्मी की बात बिल्कुल ठीक है। ठीक ही तो कहती है मम्मी, तुम्हें घर का काम अच्छे से करना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए काम वाली को हटा देते हैं, अपने आप काम करना आ जाएगा हमारी बहू को, और ये जॉब करने का नशा भी सर से उतर जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रियांशी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे अभिनव और छवि की सास
उससे घर का सारा काम करवाने लगते हैं। इस बात से छवि काफी परेशान हो जाती है। छवि देखो, अब से काम वाली नहीं आया करेगी। तुम झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर लिया करो। इसी बहाने कुछ पैसे भी बचेंगे और तुम्हें ठीक से काम करना भी आ जाएगा। लेकिन मम्मी जी, मुझसे ये सारे काम नहीं होते। मेरा मतलब, मैंने शादी से पहले कभी ये सब नहीं किया। इसीलिए तो मम्मी तुमको ये सब सिखाना चाहती है। और वैसे भी तुम घर में सारा दिन करती क्या हो? जॉब तो करती नहीं, तो घर का काम तो करोगी ही ना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। तो हमने कब कहा तुम नौकरानी हो? बहू हो, इसलिए सारे काम करो। धीरे धीरे छवि की हालत अपने ससुराल में एक नौकरानी जैसी हो जाती है। और जब कुछ दिनों के बाद वो अपने मायके जाती है तो उसे परेशान देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या हुआ छवि बेटा? बहुत कमजोर लग रही हो और चेहरा भी इतना उदास। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? अरे क्यों कुरेद कुरेद कर अपने बेटी से उसके ससुराल के बारे में पूछते रहते हैं? अब ससुराल में लड़कियां काम करती हैं, कभी कभी उदास हो जाती है। मम्मी पापा का बस नहीं चलता, वरना खुद भी दीदी के साथ ससुराल में जाकर रहने लगे। कैसी बात करते हो तुम दोनों? बेटी है वो मेरी, और वो भी जान से ज्यादा प्यारी। उससे उसकी परेशानी की वजह नहीं पूछूंगा तो क्या करूंगा? कुछ नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। वो कुछ दिनों से घर का काम कुछ ज्यादा हो गया था ना, इसकी वजह से। घर का काम ज्यादा हो गया था? क्या मतलब है? घर में काम वाली नहीं आती है क्या? अब फिर से शुरू हो गए। अरे उसका ससुराल है, घर है उसका, इसमें काम वाली क्या करेगी? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी उस घर में नौकरानी की तरह काम करे? अरे तो आप क्या चाहते हैं? उस घर में आपकी बेटी ठीक वैसे ही रहे जैसे शादी से पहले यहाँ रहा करती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी को किसी के घर में काम करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया लिखाया है। आपका बस चले ना तो पता नहीं क्या कर दे। अपनी बेटी को समझाना होता है, भड़काना नहीं। मम्मी पापा, आप दोनों आपस में झगड़ा मत करो। मेरी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर लूंगी। ये अकल वाली बात करी। अब मैं ना तुम दोनों बाप बेटी के बीच में नहीं पड़ने वाली। मैं जा रही हूँ सोने। बहुत नींद आ रही है। छवि बेटा, तुम मुझे बताओ क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। उस घर में कोई मेरी कद्र नहीं करता। अरे कद्र नहीं करता, इसका क्या मतलब है? वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं क्या? पापा, वो मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। उनकी बेटी प्रियांशी जॉब करती है, उसकी तारीफ करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मेरा काम सिर्फ घर में झाड़ू पोछा लगाना है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें जॉब करनी चाहिए थी। पापा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। अब मैं जरूर कुछ करूंगी। अगले दिन छवि फिर से अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर, छवि इधर आओ, ये देखो मेरे जूते कितने गंदे हैं। तुमने इन पर पॉलिश क्यों नहीं की? और बहू, पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा है। प्रियांशी भी अपने गंदे कपड़े छोड़ गई थी। जल्दी से जाकर धो दो कपड़े। और तुम तो मायके चली गई, काम वाली आई नहीं। पूरे 2 दिन के बर्तन सिंक पे पड़े हुए हैं, जल्दी से साफ कर दो। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो अभिनव? मैंने इतनी पढ़ाई तुम्हारे जूते साफ करने के लिए नहीं की है। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चुपचाप मेरे जूते साफ करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आप मुझसे किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ अभिनव। उसकी पत्नी हो इसीलिए कह रही हूँ, अब जैसा वो कहे वैसा करो। इस घर में रहना है ना तुम्हें। देखो बेटा, शादी के बाद ससुराल जैसा भी हो, लड़की को चुपचाप अपना सर झुकाकर उसमें रह लेना चाहिए, वरना और करोगी भी क्या। छवि बहुत दुखी हो जाती है और उसी वक्त छवि के पापा का फोन आता है। छवि फोन पर अपने पापा को सारी बात बता देती है। छवि के मायके में, क्या बात है पापा? छवि दीदी से बात करने के बाद आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? आप तो बेटी जरा सी परेशान हुई नहीं कि खुद भी परेशान हो जाते हो। यहाँ पर छवि की परेशानी की बात नहीं है, उसके सम्मान की बात है। अरे अभिनव उससे अपने जूते साफ करवाता है, उसकी सास उससे प्रियांशु के गंदे कपड़े धुलवाती है। हमारी बेटी क्या है, ये सब करने के लिए वो शादी करके उस घर में गई है?
पापा ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, सारी लड़कियां शादी के बाद ये सब काम करती हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। लेकिन मेरी बेटी ऐसे घर में नहीं रहेगी जहां पर उससे इस तरह के काम करवाए जाते हैं। तो क्या करेंगे आप? वो उसका घर है, उसे वहां के हिसाब से ही रहना होगा ना। मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगा। अरे अब ये घर उसका नहीं है, उसका घर उसका ससुराल है। श्रीकांत अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनते और छवि के ससुराल में पहुंच जाते हैं। छवि, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं जानता हूँ तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो। अरे कैसे बाप हैं आप, अपनी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। पापा मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मुझे अब यहीं रहना चाहिए, यही मेरा घर है। ऐसे लड़के के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें नौकरानी समझता है। और देखो, तुम्हारे पापा का घर तुम्हारा घर है। जाओ जाओ ले जाओ अपनी बेटी को, फिर देखना दुनिया कैसी बातें बनाती है कि अपना घर छोड़कर मायके में रह रही है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन जी। मेरी बेटी का घर हमेशा से उसका मायका है और हमेशा रहेगा। वो किसी के ऊपर बोझ बनकर या नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। चलो बेटा, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। पापा अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और जॉब भी करूंगी। मैं ये नौकरानी वाली जिंदगी अब और नहीं जी सकती। रमा और उसका पति सुरेश अक्सर परेशान रहते। 2 बेटियां हो गई है, भगवान बस अब एक बेटा दे दे। मेरे ही कोई बुरे कर्म रहे होंगे कि भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो पिता के कर्मों के फल होते हैं। इतने बड़े खेत हैं, सरकारी नौकरी, लेकिन किस काम की जब बेटा ही नहीं है। दोनों आए दिन बेटा न होने के कारण परेशान ही रहते। कोई मंदिर, कोई द्वार नहीं होता जहां उन लोगों ने बेटे के लिए मन्नत न मांगी हो। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोनों के घर बेटे का जन्म होता है। अब लग रहा है कि जिंदगी पूरी हुई। हम इसका नाम मुकेश रखेंगे। अब क्या था, मुकेश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन एक दिन वो सीढ़ियों से गिर जाता है। अरे बेटी संध्या, क्या दिन भर पढ़ती रहती है? बड़ी है पर बिल्कुल भाई का ख्याल नहीं रखती। देख तो कितनी चोट आई है तेरे भाई को। अरे पढ़ाई छुड़वा दो इसकी, तभी होश ठिकाने आएंगे। मुकेश पर ध्यान दे, ये पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आने वाली। नहीं नहीं पापा, मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन घर पर भाई का ध्यान रखने के लिए संध्या की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। अब मन मार कर संध्या सिर्फ अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। फिर एक दिन मारी मैंने मेरा खिलौना छीन लिया है। पिता छोटी बेटी रीमा को एक चांटा मारते हैं। हिम्मत कैसे हो गई तेरी हाथ से खिलौना छीनने की? अरे ये सब उसी का है। तुम लोगों को तो चले जाना है, हम लोगों का जीवन भर का सहारा यही तो है। आज के बाद ऐसी हिम्मत कभी मत करना, समझी? बेचारी छोटी सी रीमा पिता की डांट खाकर शांत हो जाती है। एक दिन, देखो तुम दोनों का मैं आज काम बांट दे रही हूँ। मुकेश अब बड़ा हो रहा है, उसके खाने पीने से लेकर पढ़ाई के समय तक उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल रखना है, समझी? दोनों बहनें चुपचाप सर झुकाकर माँ की बात सुनती हैं। माँ, इन लोगों को अब मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? माँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ मेरी नौकरी लग गई है, तो अब मैं वहीं रहूँगा। अरे वाह भैया, मैं भी चलूँगी। हाँ हाँ चली जाना, फिर उसका इतने बड़े शहर में ख्याल भी कौन रखेगा? ओ नो माँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मुकेश दिल्ली के लिए रवाना होता है। बेटा, मैं भी रिटायर होने के बाद तेरे पास ही आ जाऊँगा। हाँ हाँ पापा, और क्या, बिल्कुल। मुकेश दिल्ली जाता है, जहाँ उसे रिमझिम नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। मुकेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? मैं अच्छा दिखता हूँ, ठीक ठाक कमाता हूँ, और क्या चाहिए? अरे तुम गांव के हो ना, इसलिए
वो तो तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो शायद उन लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम ना हो। गांव का रहने वाला मुकेश किसी भी हालत में रिमझिम को खोना नहीं चाहता था। अरे यार, हम भाग कर शादी कर लेते हैं ना, फिर तो सबको मानना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। फिर क्या, दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रिमझिम, माँ का फोन आ रहा है। सोच रहा हूँ माँ को हम लोगों की शादी के बारे में बता दूँ। तुम्हारी मर्जी, बताना है तो बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे कौन सा गांव जाना है मुकेश। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है उन लोगों ने मुझे। नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी कि वो लोग यहीं रहेंगे ना हम लोगों के साथ। वो तो वक्त बताएगा। फिर एक दिन रिमझिम, पापा का फोन आया था कि दोनों बहनों की शादी तय कर दी है, 2 महीने के बाद शादी है। पर मैंने अभी अपनी शादी के बारे में उन लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि बहनों की शादी में दिक्कत आ सकती है ना। मैं अगले महीने घर जाऊंगा। ओह नो प्रॉब्लम मुकेश, तुम शादी निपटा कर आओ, फिर माँ पिता को सब बता देना। दोनों बहनों की शादी घर के पास ही होती है। मुकेश वापस दिल्ली आ जाता है और एक दिन वो माँ को अपनी शादी की खबर देता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुकेश ने शादी कर ली है, लेकिन सच तो यही है। लड़की देखी कैसी है? अरे बहुत सुंदर, चांद का टुकड़ा है हमारी बहू। शहर की इंग्लिश तो टिपर टिपर बोलती है। चलो फिर एक बार चलकर मिलाते हैं। दोनों मियाँ बीवी सामान पैक कर बेटे के पास जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही नमस्ते। अरे बेटा, बहुएं तो पैर छूती हैं। अच्छा, छूती होंगी गांव की बहुएं, मैं तो शहर की हूँ ना। यहाँ बहुएं नमस्ते ही कर ले तो गनीमत समझो। अरे रहने दो ना, ठीक है, कुछ दिन रह कर देखते हैं, ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो नहीं तो बैक टू गांव। शाम को मुकेश घर आता है। वो माँ पिता को देखकर खुश हो जाता है। अरे माँ पापा, आप लोग सरप्राइज। हाँ बेटा, शादी करके तूने भी तो हमें सरप्राइज ही दिया है। हम लोगों को बताना भी ठीक नहीं समझा कि शादी कर रहा है। अरे बताया तो हम लोगों ने मेरे माँ पापा को भी नहीं था, भाग कर शादी जो की थी। अरे बहू कोई बात नहीं, हमें तो तू बहुत अच्छी लगी। अब तो तुम ही हो हम लोगों की बहू। अच्छी तो लगूंगी ही ना, औकात से ज्यादा जो मिल गया है आप लोगों को। ये क्या बकवास कर रही हो रिमझिम? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ससुर को बहू की बात बुरी लगती है और वो वापस गांव चले जाते हैं। फिर ना मुकेश माँ को फोन करता है और ना माँ उसे। एक दिन मुकेश का फोन पिता के पास आता है। पापा, वो रिमझिम बोल रही थी कि हम लोगों को अब एक घर ले लेना चाहिए शहर में। हाँ बेटा, ठीक बात है, ले लो अभी, वरना आगे तो कीमत और बढ़ती चली जाएगी। अब हाँ पापा, लेकिन पैसा तो। तभी माँ बोल पड़ती है। अरे नहीं है पैसा वैसा, इकलौता बेटा है, लेकिन देखो तो कितना मतलबी। माँ पिता की याद तभी आई जब पैसे की जरूरत थी। लेकिन पिता किसी तरह जमीन बेचकर बेटे को पैसे भेज देते हैं। एक दिन माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है। मुकेश बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी खराब है, हवाई जहाज करके आ जाना। मुकेश रिमझिम से पूछता है तो रिमझिम पिता को फोन करती है। अरे ससुर जी, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? क्या सोच लिया है कि बहू बेटे को चैन से जीने नहीं देंगे? और आपने तो बोल दिया कि हवाई जहाज की टिकट ले लो, लेकिन पता भी है कि कितने की टिकट आती है? पिता कुछ नहीं कहते, फोन रख देते हैं कि सामने उनकी छोटी बेटी और दामाद खड़े होते हैं। पिताजी, मैं माँ को अस्पताल ले जा रही हूँ, मैं और ये देख रेख रखेंगे। थोड़ी देर में दीदी भी आपके लिए खाना बनाकर लाती होंगी। दोनों बेटियां मिलकर माँ की सेवा करती हैं और उन्हें जल्द ही ठीक करती है। वहीं अब मुकेश का फ़ोन भी आता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है। देविका ने समर्थ को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। अब देविका समर्थ को बाकी घर वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। सुनिए जी, आपकी माँ ना मुझसे बहुत चिढ़ती है। नहीं देविका, माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम ऐसा क्यों लगता है? देखिए ना, जब भी मैं आपके साथ कहीं भी बाहर जाती हूँ तो माँ का मुंह बन जाता है। वो किसी न किसी बहाने मुझे रोकने की कोशिश करती रहती हैं। अच्छा चलो ठीक है,
आज मैं तुम्हें कहीं डिनर कराने ले जाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। देखते हैं माँ तुम्हें रोकती है या नहीं। देविका डिनर के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं और समर्थ डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे बहू तुम तो जा रही हो, तो रात का खाना कौन बनाएगा? माँ वो कहाँ है आपकी पहली बहू अधीरा, वो बना लेगी खाना। अरे बेटा वो कहाँ बनाएगी खाना, वो तो दिन रात बस रोती रहती है। और वैसे भी उसके हाथ का बना खाना तो तूने खाया ही नहीं, बहुत बेकार खाना बनाती है। माँ देविका इस घर में खाना बनाने के लिए नहीं आई है। वो आज के बाद इस घर का कोई काम नहीं करेगी और खाना भी नहीं बनाएगी। मैं अभी अधीरा से बात करता हूँ। अधीरा, अधीरा। समर्थ की आवाज़ सुनकर अधीरा दौड़ती हुई आती है। जी आपने बुलाया मुझे? ये क्या है, तुम दिन रात कमरे में बैठकर रोती रहती हो? तुम्हें घर में कोई काम नहीं दिखाई देता क्या? माँ और सौम्या के लिए खाना बना लो, मेरे और देविका के लिए मत बनाना, क्योंकि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ये बोलकर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और अधीरा खाना बनाने में लग जाती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है, अधीरा सबसे पहले अपनी सास को खाना देती है। लीजिए माँ जी खाना। मंजू मुंह बिगाड़ लेती है और खाना खाना शुरू करती है, पर खाना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, अरे वाह बहू, आज का खाना तो तुमने अच्छा बनाया है, तो उस दिन इतना बुरा खाना क्यों बनाया था? माँ खाना तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ और उस दिन भी अच्छा ही खाना बनाया था, लेकिन उस खाने में किसी ने ऊपर से हल्दी डाल दी थी, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट बेकार हो गया था। अधीरा की बात सुनते ही मंजू को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये काम सौम्या ने किया होगा। उधर रास्ते में देविका समर्थ को उसके घर वालों के खिलाफ भड़काने में लगी होती है। देखो ना समझिए आपने, माँ कैसे मुझे आपके साथ जाने से रोकने के लिए खाना बनाने का बहाना करने लगी। घर में सौम्या और अधीरा भी तो रहती है ना, उनसे तो माँ कुछ नहीं बोलती, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। हाँ देविका, देख लिया मैंने, माँ तुम्हें बाहर जाने नहीं देती, लेकिन उसका कारण ये भी है कि अधीरा को तुम्हारी तरह मज़ेदार खाना बनाना नहीं आता। चलो आपकी बात ठीक है, अधीरा को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सौम्या भी तो घर में रहती है, खाना बनाना तो दो और वो एक पानी का गिलास भी नहीं उठा सकती। अरे सौम्या तो अभी पढ़ाई कर रही है ना, और दो दो भाभियों के होते हुए उससे काम करने की क्या ज़रूरत? अच्छा पढ़ाई कर रही है? समर्थ जी आप कितने भोले हो, आपकी बहन मेरी सहेली है, हम एक साथ ही पढ़ते थे ना। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन इसकी पढ़ाई खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही, ये बात भी बता दो ज़रा। हाँ देविका तुम ठीक बोल रही हो, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। चलो कल ही बात करता हूँ सौम्या से। सिर्फ बात मत करना उससे, जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दीजिए। लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर विदा हो जाएं उतना ही अच्छा है। इस तरह देविका अपने पति के दिल में अपनी सास और ननद के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। अगली सुबह सौम्या समर्थ के पास आती है और कहती है, भैया मुझे कॉलेज में फ़ीस जमा करवानी है, आप मुझे 25,000 का चेक दे दो प्लीज़। ये तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो जो अभी तक रेल के इंजन की तरह चले जा रही है? देविका की पढ़ाई तो कब की खत्म हो गई और तुम पढ़ाई के नाम पर पैसे लिए जा रही हो। भैया देविका ने बीए किया है, मैं एमए कर रही हूँ। मैंने देविका से कहा भी था कि वो भी एमए कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया। सौम्या देविका तुम्हारी भाभी है, उसका नाम मत लो, और कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन भैया। सौम्या मुझसे बहस मत करो, घर पर रहकर खाना बनाना सीखो, नहीं तो अधीरा की तरह तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ताने देंगे। ये बोलकर समर्थ वहाँ से चला जाता है और सौम्या देविका से कहती है, आज तक भैया ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मुझे पता है देविका, तुमने ही भैया के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली है ना। सौम्या तुम मेरी प्यारी सहेली हो, तुमने मेरी शादी अपने प्यारे भैया से करवाई, मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना तुम्हारे बारे में सोचने का। मैं भी तुम्हारी शादी किसी अच्छे से लड़की से करवा कर तुम्हें जल्दी इस घर से रुखसत करूँगी। क्या तुमने भैया से मेरी शादी की बात की है? हाँ की है, और वो तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए तैयार भी हो गए हैं। देविका तुम कितनी एहसान फरामोश हो, तुम्हें इस घर में लाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, और तुम मुझे ही इस घर से निकालना चाहती हो। सौम्या इतनी नादान मत बनो, तुमने अपने भाई के दिल में अधीरा के लिए कितनी नफरत भर दी है। मैं नहीं चाहती कि जो अधीरा के साथ हुआ है वो कभी मेरे साथ भी हो।
देविका की बात सुनकर सौम्या को बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही देविका अपनी सास और सौतन को अपने पति की नज़रों के सामने गलत साबित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती है। अगले दिन समर्थ ऑफिस के लिए तैयार होता है तो देविका समर्थ से कहती है, समर्थ जी, इस घर पर और आप पर मेरा थोड़ा सा भी अधिकार है या नहीं? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना गुस्सा? इस घर पर मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन हुआ क्या? तुम क्यों झांसी की रानी बनी हो आज? मैंने माँ जी से दवाई लाने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। आप जो भी कमा कर लाते हो अपनी माँ के हाथ में देते हो और वो घर का सामान लाने में अपनी मनमानी करती हैं। अच्छा, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। समर्थ अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं आपको इसलिए घर खर्च के पैसे नहीं देता कि आपके मन में जो आएगा आप वही करेंगी। अरे क्या हुआ बेटा, इतना गर्म क्यों हो रहा है? मैंने कब अपनी मनमानी की है? माँ आपने देविका को दवाई लाने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? आप क्या चाहती हैं कि वो मर जाए? अरे बेटा, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि वो मर जाए। अब बुरे लोगों की जिंदगी भी ना लंबी होती है। और हाँ, ये किस दवाई की बात कर रहा है तू? देविका ने तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। देखा समर्थ जी आपने, आपकी माँ किस तरह मेरे मरने की कामना कर रही हैं और झूठ भी बोल रही हैं। बस माँ, आप तो मेरे ही सामने इसकी बुराई कर रही हो और इसके मरने की प्रार्थना कर रही हो। आज के बाद मैं आपको घर के खर्च के लिए पैसे नहीं दूंगा। अब इस घर का सारा खर्च देविका उठाएगी। समर्थ ये कहकर चला जाता है। देविका अपनी सास, ननद और सौतन से कहती है, अब समर्थ पूरी तरह से मेरा हो चुका है। तुम तीनों समर्थ के आसपास भी मत भटकना और इस घर पर सिर्फ मेरा राज रहेगा, सिर्फ मेरा। लिख लो ये। देविका भी वहां से चली जाती है। मंजू और सौम्या अधीरा से माफी मांगती है। अधीरा बहू, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसकी सजा हमें इस देविका नामी राक्षसी के रूप में मिल गई है। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने ही भाई के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरी थी। अब भाई हमसे ही नफरत करने लगे, वो भी उस देविका की वजह से। अब माफी मांगने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। समर्थ मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप दोनों ने उन्हें मुझसे छीन लिया, मगर देविका ने उन्हें आप दोनों से भी छीन लिया।